प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 7 में वर्णित लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं का अध्ययन करने जा रहे हैं। जहां कोई वापसी नहीं के बारे में हम चर्चा करते हुए इस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। साहित्यकार निर्मल वर्मा द्वारा रचित जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत है जो धुंध से उठती धुन से लिया गया है। साहित्यकार निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृतांत धुंध से उठती धुन इस संग्रह से लिया गया है जिसका शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं वरन पर्यावरण से संबंधित जो मानवीय सरोकार हैं उनको तो उल्लेखित किया ही किया है, साथ ही साथ लेखक ने विकास के नाम पर जो पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, पर्यावरण का ह्रास किया जा रहा है, पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। जब मनुष्य का विस्थापन हो जाएगा, मनुष्य को एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ेगा, उसे अपना समाज, अपना परिवेश, अपनी संस्कृति को त्यागना पड़ेगा और दूसरे स्थान पर जाकर के पुनः नए सिरे से अपना निवास स्थान बनाना पड़ेगा। इस प्रकार विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना का भी इस यात्रा वृतांत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेखांकन किया गया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास होने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेखक का ऐसा मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा, इन दोनों के बीच में संतुलन होना, बैलेंस होना, संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। इस प्रकार का विकास, इस प्रकार से जो विकास की गति है वह विस्थापन से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देंगी और मनुष्य अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण भी इस पाठ में किया गया है। उद्योगों का, उद्योग धंधों का विकास लगातार हो रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है और जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ क्षेत्र है, उस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए क्षेत्र में से प्रकृति संबंधी सुंदरता के विभिन्न उपादानों को हटाया जा रहा है। वहां पर बहुत सारे वृक्ष हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, उन सबको हटा करके उनके स्थान पर उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार से औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य को भी नष्ट किया जा रहा है और इसका मार्मिक चित्रण भी इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। विस्थापितों से आशय है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने परिवार को, घर-बार को, समाज को, संस्कृति को छोड़ दिया है और वे अन्यत्र बसने के लिए, अन्यत्र स्थान पर जाकर के निवास करने के लिए अब विवश हो चुके हैं। इस प्रकार के लोग जिनको उद्योग धंधों की स्थापना करने के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है और अब उन लोगों को दूसरे स्थान पर जाकर के अपना निवास बनाना पड़ेगा, अपनी शरण स्थली बनाने पड़ेगी। उनके द्वारा जो समस्याएं, उनके द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनका भी हृदय स्पर्शी चित्र इस पाठ में हम देखेंगे। इस सत्य को भी उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि औद्योगिकरण की आंधी आ रही है, उद्योगों की लगातार स्थापना होती जा रही है, उनके लिए बहुत सारी भूमि चाहिए, जमीन चाहिए और बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र चाहिए। ऐसा क्षेत्र जिस पर पहले से ही मनुष्य निवास कर रहा है, अपनी
परिवेश के साथ, अपने समाज के साथ, अपनी संस्कृति के साथ पूरा का पूरा गांव इस प्रकार के उद्योग धंधों की विकास यात्रा की चपेट में आ जाता है। और जो उद्योग धंधों की आंधी आई है, औद्योगिकरण की जो आंधी आई है, उस आंधी से मनुष्य पूरी तरह से उखड़ जाता है और वह उखड़ता हुआ उसके परिवेश से कट जाता है, संस्कृति और आवास स्थल से भी हमेशा के लिए दूर चला जाता है। और इस प्रकार मनुष्य का परिवेश, उसकी संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ जहां कोई वापसी नहीं। और इसके रचनाकार हैं लेखक निर्मल वर्मा। सिंगरौली 1983 ईस्वी। वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर, आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। लेखक निर्मल वर्मा अपने इस यात्रा वृत्तांत को प्रारंभ करते हुए प्रारंभिक पंक्तियों में बताते हैं कि धान रोपाई का महीना था, यानी जुलाई का अंत। जब जुलाई का अंत हो जाता है तब खेतों में पानी भर जाता है और इस खेतों में भरे हुए पानी में धान की रोपाई होती है। इस प्रकार धान की रोपाई का यह महीना था, यानी जुलाई महीने का अंत हो रहा था, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। खूब सारी बारिश आती है और खेत पानी से लबालब भर जाते हैं। इस प्रकार पानी से भरे हुए खेतों में धान की रोपाई की जाती है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवागांव गए थे। सिंगरौली से आशय है कोयला खदान एवं एनटीपीसी क्षेत्र, जहां पर औद्योगिकरण की इस व्यवस्था के अंतर्गत कोयला खदान और एनटीपीसी से संबंधित उद्योग स्थापित कर दिए गए हैं। इस प्रकार सिंगरौली के एक क्षेत्र में नवागांव का जो क्षेत्र है वहां पर लेखक का जाना हुआ। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 50,000 से ऊपर है और यहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। और इन्हीं गांवों के बीच में बसा है एक गांव जिसका नाम है अमझर। अमझर से आशय है गांव का नाम जो आम के पेड़ों से घिरा हुआ था और जहां आम झरते हैं। अमझर जो आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव है अमझर। और अमझर गांव में जिसमें बहुत सारे आम के वृक्ष हैं, वहां पर आम पेड़ों से झरते हैं। आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, न कोई फल पकता है और न कुछ नीचे झरता है। पेड़ों पर 2-3 वर्षों से पूरी तरह से सूनापन है, न तो कोई फल पकता है, न तो आम का कोई फल पकता है और न ही कोई पका हुआ फल नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। अमरोली प्रोजेक्ट से आशय है औद्योगिकरण के तहत उद्योगों का यहां पर लगाया जाना। अमरोली में जो जो नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी, उन उद्योगों की स्थापना होने के कारण वहां से बहुत सारे गांवों को, अनेक गांवों को उजाड़ दिया जाएगा। जो नवागांव के अनेक गांव हैं वे उजाड़ दिए जाएंगे और उन गांवों में लोगों को उजाड़ने के पश्चात वहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। जब से पिछले 2-3 वर्षों से, जब से यह सरकारी घोषणा हुई कि यहां पर अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के कुछ गांव उजाड़ दिए जाएंगे, जब से यह सरकारी घोषणा हुई उसके पश्चात से, तब से न जाने कैसे क्या हुआ कि आम के पेड़ सूखने लग गए। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। इस प्रकार से लेखक का कहना है कि जब आदमी ही उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी।
लेखक का कहना है कि टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जब पेड़ों को बचाने की बात आई तो आदमी ने संघर्ष किया, वहां के लोगों ने संघर्ष किया और उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा की, पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया, पेड़ों को बचा लिया गया। इस प्रकार से टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी। संघर्ष से आशय है पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना और लड़ झगड़ कर भी पेड़ों को सुरक्षित रखना, पेड़ों को बचाए रखना। किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। लेखक ने देखा कि यहां पर पेड़ों ने भी मूक सत्याग्रह कर रखा है और मूक सत्याग्रह कर रखा है मनुष्य के विस्थापन के विरोध में। मनुष्यों को यहां से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बसाया जाएगा और इसी के विरोध में पेड़ों ने भी यहां पर मूक सत्याग्रह कर रखा है। मूक सत्याग्रह से आशय है चुप रहकर किया जाने वाला आंदोलन, बिना आवाज उत्पन्न किए मूक रहते हुए किया जाने वाला आंदोलन मूक सत्याग्रह कहलाता है। लेखक को सिंगरौली में ऐसा इसलिए अनुभव हुआ कि पिछले कुछ वर्षों से आम के पेड़ न तो फल फूल रहे थे, न ही उनमें आम के फलों का अधिक उत्पादन हो रहा था और न ही पके हुए आम नीचे झर रहे थे। ऐसे लगता था मानो इन आम के पेड़ों ने मूक सत्याग्रह कर रखा है। आदमी को विस्थापित किए जाने के विरोध में इन पेड़ों ने मूक सत्याग्रह कर रखा है। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था, यह अनोखा अनुभव था कि इस प्रकार से मनुष्यों को उखाड़ने से बचाने के लिए पेड़ भी सत्याग्रह कर सकते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए तो टिहरी गढ़वाल में लोगों के संघर्ष की कहानियां लेखक ने सुनी थी, लेकिन यहां पर लेखक ने इन सब को देखा कि पेड़ भी मूक सत्याग्रह कर रहे हैं। यह घटना लेखक के लिए एक अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। लेखक का कहना है कि लोग अपने गांवों से विस्थापित हो जाते हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर वहां उद्योग धंधों की स्थापना कर दी जाती है, मनुष्यों को विस्थापित कर दिया जाता है, मनुष्य गांव से विस्थापित हो जाता है और उसके पश्चात अनाथ और उन्मूलित से आशय है अपनी जड़ों से उखड़ जाना, अर्थात अपने मूल स्थान को त्यागने की प्रक्रिया। जो लोग जहां अपने मूल स्थान पर निवास कर रहे थे उन्हें वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाने की प्रक्रिया। तो लोग अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं और ऐसा लेखक ने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। भयावह से आशय है डरावनी बस्तियों और स्लम्स से आशय है झोपड़पट्टी में कई बार लेखक ने ऐसा देखा। लेखक ने ऐसा देखा कि शहरों में जो गंदी बस्तियां हैं, जो स्लम्स हैं, जो झोपड़पट्टी है, उन झोपड़पट्टी के और जो छोटी छोटी बस्तियां बस गई है उन सब में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर स्थिति है। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। जब लेखक ने अमझर गांव को देखा, वहां आमों के बहुत सारे वृक्ष देखे, उनमें फलते फूलते आम, और इस प्रकार से यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदरतम दृश्य उपस्थित करता था। जब लेखक इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में विचार करता है तो वह सोचता है कि विस्थापन से पूर्व इन लोगों का परिवेश कैसा रहा होगा, किस परिवेश में ये लोग जी रहे होंगे। और विस्थापन से पहले तो यहाँ इन लोगों का परिवेश शुद्ध वायु, शुद्ध हवा
और शुद्ध विभिन्न प्रकार के भोजन इत्यादि सामग्री इनके जीवन का अंग और हिस्सा रही होंगी। किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे और ये सीधी सरल सादा गांव में रहने वाली जिंदगी बिताया करते होंगे। इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार लेखक ने अमझर में गांव में देखने को उनको प्राप्त हुआ। उन लेखक ने अमझर गांव में ही सबसे पहले इस बात का अनुभव किया। पेड़ों के घने झुरमट, साफ सुथरे खप्पर लगे, मिट्टी के झोंपड़े और पानी। बहुत सारे पेड़, उन पेड़ों के बीच में बने हुए मिट्टी के खप्पर लगे हुए झोंपड़े और पानी की अच्छी व्यवस्था। चारों तरफ पानी और चारों ओर पानी ही पानी की व्यवस्था। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है। यदि हम भागती हुई मोटर बस में बैठ जाएं और उसकी खिड़की में से बाहर का दृश्य देखें तो हमें ऐसे लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा मानो समूची जमीन एक झील के रूप में है, एक अंतहीन सरोवर और एक ऐसा सरोवर जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा सरोवर, ऐसा तालाब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसमें पेड़, झोंपड़े, आदमी, ढोर डांगर आधे पानी में और आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं। ढोर डांगर से आशय है जानवर, पशु, विभिन्न प्रकार के पशु, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि, ये सब ढोर डांगर कहे जाते हैं। मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में घस गया हो और पानी में धंसने का और सब कुछ डूब जाने का सा यह दृश्य प्रतीत होता है। किंतु यह भ्रम है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह तो भ्रम है। यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। ये तो पानी में डूबे हुए धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चलें तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पांत में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। अंदर जब हमने देखा, लेखक कहते हैं कि लेखक ने जब आगे देखा तो उस गांव में औरतें ऐसी दिख रही थी जो एक पांत में झुकी हुई थी। पांत से आशय है एक पंक्ति में, एक कतार में झुकी हुई थी और धान के पौधों की पानी में रोपाई कर रही थी। जब वे धान की रोपाई कर रही थी तब पानी से छप छप का स्वर भी उत्पन्न हो रहा था। रोपने से आशय है रुपाई करना, पानी में खड़े होकर धान की रोपाई का काम करना, धान के पौधों को रोप देना। सुंदर सुडोल धूप में चमचमाती काली टांगे और सिरों पर चटाई के किस्तीनुमा हैट। और इस प्रकार से जो वहां खेत में काम कर रही महिलाएं थी उनके बारे में लेखक बताते हैं कि सुंदर सुडोल और धूप में चमचमाती काली टांगों वाली और सिरों पर चटाई के किस्तीनुमा हैट। हैट से आशय है नाव जैसे आकार वाला सिर का टोप, सिर पर टोप धारण कर रखा है जो नाव के से आकार का है। इस प्रकार के टोप को हैट कहा जाता है, जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की सी याद दिलाते हैं। इस प्रकार लेखक ने धान की रुपाई करती हुई महिलाओं को देखा। धान के पौधे रोपती हुई महिलाएं जो इस चित्र में भी देखी जा सकती है, महिलाएं हैं जो धान की इन पौधों की रुपाई कर रही है। एक पांत में लगातार एक ही पंक्ति में इन पौधों की रुपाई की जाती है भरे हुए पानी में। और जब ऐसा कार्य, ये कार्य होता है, रुपाई का कार्य होता है, तब पानी से छप छप का स्वर भी उत्पन्न होता है। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती है। लेखक निर्मल वर्मा का कहना है कि जैसे ही ये महिलाएं जो धान की रुपाई कर रही है जरा सी आहट यदि वो पा लेती हैं तो उसके साथ ही वे चौंक कर अपनी निगाहों को उठा लेती है, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह। ये भी उसी प्रकार से चौंक उठती है जिस प्रकार से युवा हिरनियां चौंक पड़ती है, जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। उन्हीं युवा हिरनियों को लेखक निर्मल वर्मा ने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। कान्हा वन्य स्थल से आशय है कान्हा अभ्यारण्य, यानी मध्य प्रदेश में स्थित एक अभ्यारण्य। उस मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा अभ्यारण्य में लेखक ने जिस प्रकार से युवा हिरनियों को
किसी भी आहट पर चौंकते हुए देखा है, उसी प्रकार लेखक का कहना है कि जरा सी आहट पाते ही ये सभी महिलाएं एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से देखती है, किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती है। लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये डरती नहीं है, ये भागती नहीं है, सिर्फ विस्मय से आशय आश्चर्य से, ये आश्चर्य के भाव से भरकर मुस्कुराती है और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती है। और इस प्रकार एक हल्की सी मोहक मुस्कान देने के पश्चात ये पुनः अपने उसी कार्य में लग जाती है, धान की रुपाई करने के कार्य में लग जाती है। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मासलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत। यह जो संपूर्ण दृश्य लेखक ने देखा कि धान की रुपाई करती हुई महिलाओं का यह पूरा खेत में दृश्य, इस पूरे के पूरे दृश्य के बारे में लेखक का मानना है कि यह समूचा दृश्य इतना साफ है, इतना सजीव है, अपनी स्वच्छ मासलता में इतना संपूर्ण है और शाश्वत है। शाश्वत से आशय है जो कभी सदैव रहने वाला, जो कभी नहीं मिटने वाला, जो अनश्वर है, कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटियामेट हो जाएगा, आने वाले कुछ वर्षों में यह सब कुछ मटियामेट हो जाएगा, ये सारे के सारे खेत खत्म हो जाएंगे और इनके स्थान पर यहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना हो जाएगी। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। और लेखक का मानना है कि जिस प्रकार से यह गांव का शुद्ध और शांत वातावरण है, पूरी तरह निर्मलता से भरा हुआ वातावरण है, जिसमें झोपड़े हैं, खेत हैं, ढोर डांगर है, आम के पेड़ हैं, ये सब कुछ यहाँ से हट जाएंगे और उनके स्थान पर गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे ये सब कुछ दब से जाएंगे। और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बैढन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। यह जो महिलाएं अभी पूरे आनंद के भाव से भरी हुई खेत में धान के पौधों की रोपाई कर रही है, जब ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगी तो ये महिलाएं भोपाल, जबलपुर या बैढन की सड़कों पर पत्थर कूटती हुई दिखाई देगी। इनके जीवन यापन का तरीका बदल जाएगा। अभी जो खेतों में अपना परिश्रम बहा करके अन्न उत्पादन कर रही है, यही महिलाएं उसके पश्चात खेती करने के काम को छोड़कर मजदूरी का काम करना प्रारंभ कर देंगी और ये सड़कों पर पत्थर कूटने का कार्य कर पाएंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी। उनकी स्मृति में, उनकी याद में हो सकता है कि कुछ वर्षों तक उनके स्वप्न में उनके गांव की एक तस्वीर हमेशा जीवंत रहे, हमेशा बनी रहे, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो ये कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। लेकिन संभवतया उनके बच्चे, जो धूल में लौटने वाले बच्चे हैं, उनको तो ये मालूम भी नहीं होगा कि ये वही गांव था जहां पर कभी उनके पुरखे रहा करते थे। यहाँ पर बहुत सारे आम के वृक्ष हुआ करते थे, आम के फल पका करते थे और आम के फल झरा करते थे। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। इस प्रकार से इन लोगों को लेखक ने आधुनिक भारत के शरणार्थी कहा है। शरणार्थी से आशय है शरण पाने के इच्छुक, शरण लेने वाले व्यक्ति शरणार्थी कहे जाते हैं। और इन्हें आधुनिक भारत के शरणार्थी कहा गया है क्योंकि इन्हें इनके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाने का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। जो आंधी आई है औद्योगिकरण की, औद्योगिकरण के झंझावात ने, औद्योगिकरण की इस जोरदार आंधी ने इन सबको अपनी चपेट में ले लिया है और इस वजह से ये सभी लोग अपने अपने घर जमीन से उखड़ गए हैं और हमेशा के लिए दूसरे स्थान पर बसने के लिए विवश हो गए हैं। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। प्रकृति हमेशा जो लगातार फलती फूलती रहती है और इतिहास जो विकास की तरफ हमेशा बढ़ता रहता है।
प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर-बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं। जब प्राकृतिक विपदाएं आती है, प्राकृतिक त्रासदी आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आती है या इस प्रकार से और अन्य कोई विपत्ति आती है, ऐसी स्थिति होने पर लोग अस्थायी रूप से अपने घर-बार को छोड़कर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर निवास करने के लिए चले जाते हैं। कुछ अरसे के लिए यानी कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए ये लोग बाहर चले जाते हैं, किंतु जब आफत टल जाती है, आफत से आशय है विपत्ति समाप्त हो जाती है, वह आपदा समाप्त हो जाती है, वह त्रासदी समाप्त हो जाती है, उसके टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। वे अपने गांव में, अपने परिवेश में, अपने घर परिवार और अपने आसपास जिस स्थान पर वो रहा करते थे वहीं पर पुनः लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, विकास होगा, प्रगति होगी और इस नाम पर जब लोगों को उन्मूलित किया जाता है, उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाया जाता है, तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। एक बार एक स्थान से उनको जब उठा करके दूसरे स्थान पर बसा दिया जाता है तो वे फिर कभी अपने पहले वाले स्थान पर कभी भी आकर स्थापित नहीं हो सकते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेखक का मानना है, लेखक का ऐसा कहना है कि जब आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी आएगी तो उसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, मनुष्य तो उखड़ता ही उखड़ता है, साथ ही साथ उसका परिवेश और उसका आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। आवास स्थल से आशय है उसका निवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। सिंगरौली को अगर हम देखें तो यह एक जीता जागता उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने। एक भरा पूरा अंचल जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के साधन और संसाधन उपलब्ध हैं, उस भरे पूरे ग्रामीण अंचल को, अंचल से आशय क्षेत्र को कितनी नासमझी और निर्ममता से आशय है बिल्कुल निर्दयता के साथ में, ममता का जहां कोई भाव ही नहीं है, पूरी निर्दयता के साथ में उजाड़ा जा सकता है। और इसे सिंगरौली में के उदाहरण में देखा जा सकता है। सिंगरौली में जो घटना, जिस प्रकार का दृश्य हमारे समक्ष आता है कि बिल्कुल हरे भरे खेत, उन खेतों में काम करती हुई महिलाएं, खूब सारे आम के पेड़ और इस प्रकार के सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखने के पश्चात हमारे मन मस्तिष्क में यही विचार आता है कि जैसे ही औद्योगिकीकरण की आंधी आएगी वह मनुष्य को तो उखाड़ देगी ही, साथ ही साथ उसके परिवेश को, उसके आवास को भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगी। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ नहीं होता। अगर यह इलाका जो अभी हर प्रकार से फला फूला है, जिसमें बहुत सारे पेड़ फले फूले हैं, जिसमें यहाँ के लोग बहुत प्रसन्नता के भाव से अपनी खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से फले फूले और समृद्ध इस क्षेत्र का इलाका यदि उजाड़ होता, यदि पूरी तरह सूना होता, रेगिस्तान की तरह होता, तो शायद इतना क्षोभ नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उसके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आ रहे हैं। यह जो क्षेत्र है, ये इसकी भूमि बहुत उर्वरा है, उर्वरा से आशय है बहुत उपजाऊ है, और इसके जंगल बहुत समृद्ध हैं, समृद्ध से है भरे पूरे हैं, पूरी तरह से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से भरे हुए हैं, जिनमें औषधियां मिलती है, बहुत सारे अन्य उपयोगी सामग्रियां प्राप्त होती है, और जंगल से प्राप्त होने वाले तमाम जो लाभ हैं वे भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जंगल बहुत समृद्ध हैं कि उनके सहारे शताब्दियों से यानी सैकड़ों वर्षों से हजारों वनवासी, वनवासी से आशय है जंगल में रहने वाले खैरवार यानी एक आदिवासी जाति विशेष के लोग
और किसान अपना भरण पोषण वहां करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार से यह जो भूमि है, सिंगरौली की भूमि, ये उर्वरा भूमि है, उपजाऊ भूमि है। जंगल यहाँ के समृद्ध हैं, भरे पूरे हैं और उनके सहारे शताब्दियों से हजारों की संख्या में वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो वनवासी हैं उनमें खैरवार जाति के ये वनवासी मुख्य रूप से यहाँ निवास करते हैं। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है। ऐसी एक दंत कथा है, ऐसी एक किंवदंती है, ऐसा लोग कहते हैं, जनश्रुति है, लोगों से ऐसा सुना है कि सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली से आशय है सिंगरौली का तत्सम शब्द श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि सिंगरौली का नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। चारों ओर इसके घने जंगल हैं और इन घने जंगलों के कारण यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे, बहुत ही कम थे, कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल, बहुत विशाल मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, अतुल से आशय है अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद भी इसे काला पानी कहा जाता था। काला पानी से आशय है अंडमान निकोबार को मुख्य भूमिका से अलग होने और एकांत के कारण काला पानी कहा जाता है। यानी जो स्थान बहुत दूर हो, एकांत में हो, जहां पर लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं हो, साधन सुविधाएं नहीं हो, जो बहुत दूर एकांत में बसा हुआ हो, उसे काला पानी के नाम से प्रतीक रूप में कहा गया है। यहां पर एकांत स्थल इसका अभिप्राय है। प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद इसे काला पानी माना जाता है, यानी यह बहुत दूरस्थ स्थान पर बसा हुआ एकांत स्थल है, जहां न लोग भीतर आते थे न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। और यह इतनी दूर था, इतना एकांत स्थल था कि जहां पर लोग प्राय आया और जाया नहीं करते थे। न तो लोग भीतर आते थे और न ही बाहर जाने का कोई जोखिम उठाते थे। जोखिम से आशय है कोई खतरा मोल नहीं लेते थे। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता। आज का युग है वह विकास चाहता है, प्रगति चाहता है, भले ही मानवता के साथ समझौता कर लिया जाए, मानवता से संबंधित विभिन्न सरोकारों के साथ में समझौता कर लिया जाए। और इस प्रकार कोई भी प्रदेश आज के इस लोलुप युग में, लोलुप से आशय है लालची युग में, अपने अलगाव में, अलगाव से आशय है अलग अलग रहना, अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि किसी क्षेत्र, किसी इलाके की जो संपदा है, जो वहां की संपत्ति है, वही अभिशाप बन जाती है, वही साप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों में सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। जो दिल्ली के सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता पर जिनका कब्जा है, वे लोग और उद्योगपति सिंगरौली को इस दृष्टि से देखने लगे कि वहां पर अपार खनिज संपदा मौजूद है। और दिल्ली के सत्ताधारियों ने, दिल्ली के जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उन्होंने, राजनेताओं ने और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रह पाई। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी। जब रिहंद बांध बना था तो इस रिहंद बांध को बनाने के लिए भी बहुत लंबा सारा भूमि का क्षेत्र
चाहिए था और उस बहुत बड़े सारे भूमि के क्षेत्र की व्यवस्था करने के कारण ही विस्थापन की एक लहर पहले भी इस क्षेत्र ने देखी थी। विस्थापन का कार्य पहले रिहंद बांध को बनाने की वजह से हुआ था, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेंट्रल कोल फील्ड से आशय है केंद्रीय कोयला खनन क्षेत्र, केंद्रीय कोयला खनन क्षेत्र, और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इससे आशय है राष्ट्रीय उच्च तापीय विद्युत निगम का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए और जैसे ही सेंट्रल कोल्ड फील्ड बना, जैसे ही नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन बना, इनसे संबंधित वहां पर बहुत सारी इमारतें तैयार हुई। उसके पश्चात यहां पर चारों ओर पक्की सड़कें बनी और बहुत सारे पुल भी बनाए गए। सिंगरौली, जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता है, इसे बैकुंठ कहा गया। बैकुंठ से आशय है इसे स्वर्ग के समान सुंदर कहा गया, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ही बहुत अतुलित था। बहुत अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा होने के कारण सिंगरौली को बैकुंठ कहा गया, और अकेलेपन के कारण, क्योंकि यह दूरस्थ स्थान पर स्थित है, यह एकांत स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे काला पानी भी कहा गया, काला पानी माना जाता था। अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ और अब इसे प्रगति के गौरव के रूप में राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित कर लिया गया। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहां बाहर का आदमी फटकता न था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। जहां पर बाहर से कोई आदमी आता ही नहीं था, क्योंकि यह एकांत स्थल था, बहुत दूरस्थ स्थल था, जहां पर सामान्य तौर पर बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया करता था। लेकिन जैसे ही यह विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं यहां पर लगी, उन परियोजनाओं के लगने के पश्चात कोयले की खदानें यहां पर प्रारंभ हुई और इसके अलावा उन पर आधारित जो ताप विद्युत ग्रहों की यहां पर स्थापना हुई, तो यहां पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी आने लगे, अफसर आने लग गए, इंजीनियर भी आने लगे और विशेषज्ञों की तो कतार ही यहां पर लग गई। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हुआ। लेखक ने यहाँ पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों को चीलों और गिद्धों के रूप में यहाँ पर प्रतीक रूप में बताया है। जिस प्रकार चील और गिद्ध आकाश में मंडराते हुए दिखाई पड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि नीचे उनके लिए मरे हुए जानवरों का भोजन उपलब्ध है, उसी प्रकार से ठेकेदार, वन अधिकारी और सरकारी कारिंदे भी इस क्षेत्र में चीलों और गिद्धों के झुंड के रूप में मंडराने लगे। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया। हो सकता है कि विकास का यह पहलू उजला हो, रोशनी से भरा हुआ हो, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला हो, लेकिन यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर बहुत विशाल मात्रा में विनाश का अंधेरा भी लेकर के आया है। हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण
का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है। लेखक के मन में इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण की इस व्यवस्था को रोका जा सकता है जो आजादी के पश्चात प्रारंभ हुआ। इस प्रकार उद्योगों की स्थापना होना और उनका लगातार बढ़ते जाना, लेखक मानता है कि इसे सामान्य तौर पर रोका जाना अब संभव नहीं है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। लेखक का मानना है कि हम संभवतया औद्योगिकीकरण को चुनते ही नहीं और हम विकास के कार्य के लिए, विकास करने के लिए हम कोई दूसरा विकल्प तलाश कर लेते, दूसरा ही कोई विकल्प चुन लेते, दूसरा कोई उपाय चुन लेते जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा पर आधारित नहीं होती, सांसारिक इच्छाओं पर आधारित नहीं होती, वरन जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो सामान्य जरूरतें हैं उनकी पूर्ति होती रहे और उनकी पूर्ति करने के लिए ही हमें जो चाहिए उसकी पूर्ति हम लगातार करते रहें। हमें बहुत भारी और बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके स्थान पर यदि हम कोई दूसरा विकल्प चुनते, उस विकल्प के माध्यम से हम मानव सुख की कसौटी पर जीवन की जरूरतों को पूरा करने के उपाय तलाश लेते। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी। पश्चिम से आशय है पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों ने इस विकल्प को नकार दिया था और इस विकल्प की संभावनाएं हमारे देश में खुली हुई थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा। अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती। लेखक का यहाँ यह मानना है कि यूरोप की जो विरासत है वो वहाँ के म्यूजियम्स और वहाँ के संग्रहालयों में जमा होती है, लेकिन हिंदुस्तान की विरासत, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत किसी भी म्यूजियम और संग्रहालय में नहीं पाई जाती। इसके बजाय यह उन रिश्तों में जीवित होती है जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ने वाली होती है। समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे, उनके साथ ही वह व्यक्ति अपना जीवन सुखमय और समृद्धि के साथ जी पाता था। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। और लेखक का यहाँ यह भी मानना है कि अतीत का समूचा मिथक, चाहे भूतकाल की समग्र पौराणिकता, भूतकाल इस बारे में कुछ भी कहे, संसार पोथियों में नहीं है, किसी भी प्रकार की किताबों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इन रिश्तों की जो अदृश्य लिपि है, रिश्ते जो मानव का उसके जंगलों के साथ थे, नदियों के साथ थे, उसके परिवेश के साथ थे, उसके जीवन के साथ थे, इस प्रकार से इन सबके साथ जो उसके रिश्ते थे, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि, ऐसी लिखावट जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसका बंधन, उसका आकर्षण जरूर हमें प्रभावित करता है, एकता के सूत्र में बांधे रखता है। इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में यह सदैव मौजूद रहा करता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। यदि यूरोप में पर्यावरण पर बात की जाए तो वहां पर मनुष्य के बीच और भूगोल के बीच, यानी धरती और मनुष्य दोनों के बीच में, भूगोल के बीच में और मनुष्य के बीच में किस प्रकार से संतुलन बनाए रखा जा सकता है, केवल यहीं तक सीमित है। लेकिन यदि भारत में पर्यावरण का प्रश्न यदि हम उठाएं तो भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। जो मनुष्य जीवन जी रहा है वह अपनी संस्कृति के साथ, संस्कृति से आशय है वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, कैसे उसका खान पान है, कैसे उसका परिवेश है, कैसे उसके आचार विचार हैं, किस प्रकार से वह विभिन्न प्रकार के समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए अपना जीवन जी रहा है। इस प्रकार उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने से हो जाता है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। स्वातंत्र्योत्तर से आशय है स्वतंत्रता के पश्चात। भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी से आशय है यहाँ का दुखद पहलू। यह दुखद पहलू नहीं है कि यहाँ के शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। लेखक ने यहां पर व्यंग करते हुए कहा है कि जो हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, जो व्यवस्था में कार्य करने के लिए हमने तैनात किए हैं, इस प्रकार व्यवस्था में जिम्मेदार लोग स्वतंत्रता के पश्चात उन लोगों ने ऐसा मार्ग नहीं चुना जो मानवता की हित में हो और मानवता के हित में ही काम करे। यहाँ के लोगों ने आज़ादी के पश्चात औद्योगिकरण का मार्ग चुना और ट्रेजेडी यह रही कि पश्चिम की देखा देखी की गई और पश्चिम की नकल की गई और उसकी नकल में ही योजनाएं बनाते गए, जिसमें इन्होंने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा। मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच का जो नाजुक संतुलन है उसको कैसे नष्ट होने से बचाया जाए, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। हम पश्चिम का जो विकास का मॉडल है उसको अपनाए बिना हम अपना यहाँ का स्वयं जो भारतीय मॉडल है उसको भी अपना सकते हैं। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो ऐसा नहीं जान पड़ता। यहां पर लेखक निर्मल वर्मा अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया होगा, हमारे कर्ता धर्ता सत्ताधारी लोगों को आया होगा, ऐसा जान ही नहीं पड़ता, ऐसा हमें लगता ही नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत ही नहीं हो पाता, नहीं हो रहा है कि बिना पश्चिम का मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप यहाँ हमारे कर्ता धर्ता यहाँ के सत्ताधारी लोग अपना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित रचना जहाँ कोई वापसी नहीं का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।